इस डीप डाइव में स्वागत। आज हम अपने श्रोताओं के भेजे कुछ स्रोतों पर नजर डाल रहे हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतिहास पर। बिल्कुल। खास तौर पर 8वीं सदी का संगीत मकरंद और फिर 11वीं-12वीं सदी का दौर। हाँ, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कैसे सिद्धांत और जिसे कहते हैं प्रैक्टिकल संगीत समय के साथ बदले। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले संगीत मकरंद उठाते हैं। 8वीं सदी का। हाँ, नारद कृत संगीत मकरंद। इसमें जो सबसे अनोखी बात मिलती है वो है रागों का वर्गीकरण। हाँ, वो पुरुष, स्त्री और नपुंसक वाला वर्गीकरण। बिल्कुल। 20 पुरुष राग, 24 स्त्री और 13 नपुंसक राग बताए गए हैं। और खास बात ये कि रागिनी शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो बाद की डेवलपमेंट है। और देखिए, इस वर्गीकरण का जो आधार था, हाँ, वो था रस। रस मतलब इमोशंस। हाँ, भावनाएं। जैसे रौद्र वीर रस के लिए पुरुष राग, अच्छा। श्रृंगार या करुण रस है तो स्त्री राग। और जैसे भयानक, हास्य या शांत रस के लिए नपुंसक राग। ये तो बहुत अलग सोच है। मतलब राग सिर्फ सुर नहीं, एक तरह की पर्सनैलिटी भी थी। कह सकते हैं। ये उस समय की समझ दिखाता है संगीत और भावनाओं के गहरे जुड़ाव की। इसी ग्रंथ में मूर्छना, ताल, राग की जातियां जैसे संपूर्ण, षाडव, औडव, इन सब का जिक्र है। गाने का समय भी बताया है शायद। हाँ, गायन समय का भी उल्लेख है। और एक और चीज, इसमें श्रुतियों के नाम भी जो हमारे आज जानते हैं उनसे अलग हैं। अच्छा, और अलंकार? भरत मुनि ने तो 33 बताए थे। हाँ, पर इसमें सिर्फ 19 अलंकारों का जिक्र है। 19 मतलब काफी कम। हो सकता है उस समय यही ज्यादा चलते हों। और नाद के 5 प्रकार, वीणा के 18 प्रकार, ये सब भी इसमें मिलता है। तो कह सकते हैं कि इसने आगे के राग रागिनी सिस्टम की नींव रखी होगी। हाँ, ऐसा माना जाता है। ये एक तरह का शुरुआती ढांचा था। ठीक है, तो ये तो हुई 8वीं सदी की बात, जहां सिद्धांत पर, वर्गीकरण पर जोर दिख रहा है। अब आगे बढ़ते हैं मध्यकाल की तरफ, 11वीं-12वीं सदी। हाँ, तो 11वीं सदी में हम देखते हैं कि मुसलमानों का आगमन होता है और इसका असर संगीत पर भी पड़ता है। कैसा असर? देखिए, एक मजेदार बात यह है कि संगीत के ज्यादातर शास्त्र ग्रंथ थे संस्कृत में। हाँ, वो तो मुश्किल रहा होगा समझना। बिल्कुल। तो जो नए लोग आए उनके लिए वो शास्त्र समझना आसान नहीं था। लेकिन व्यावहारिक संगीत मतलब गाना बजाना, उसमें खूब तरक्की हुई। अच्छा, मतलब सिद्धांत भली ना समझ आया हो पर प्रैक्टिस चलती रही। हाँ, बिल्कुल। नए राग बने, कहते हैं नए वाद्य यंत्र भी आए और कलाकारों को मुस्लिम बादशाहों से काफी संरक्षण, इज्जत मिले। तो संगीत रुका नहीं बल्कि शायद और फैला। हाँ, व्यावहारिक तौर पर तो फला फूला, लेकिन फिर 12वीं सदी में थोड़ी गड़बड़ हुई। मोहम्मद गोरी के हमले। हाँ, युद्ध और अशांति फैली तो जाहिर है संगीत की स्थिति थोड़ी बिगड़ी, माहौल खराब हुआ। पर देखिए, कमाल की बात यह है कि इसी उथल पुथल वाले दौर में 12वीं सदी के आखिर में जयदेव ने गीत गोविंद लिखा। गीत गोविंद? हाँ, ये तो बहुत प्रसिद्ध है, संस्कृत में है ना। हाँ, संस्कृत ग्रंथ। जयदेव बंगाल के केंडुला गांव के थे और उन्हें उत्तर भारत का पहला बड़ा गायक भी मानते हैं। और उनके गांव में आज भी मेला लगता है, मैंने सुना है। हाँ, बिल्कुल, आज भी संगीत समारोह होता है। गीत गोविंद में तो राधा कृष्ण के गीत हैं शायद। हाँ, ये प्रबंध गीत है राधा कृष्ण के प्रेम पर। और कमाल ये है कि गायक आज भी उन्हें उसी तरह ताल सुरों में उसी भक्ति भाव से गाते हैं। तो मतलब बाहरी माहौल भले ही खराब था, लेकिन कला, खासकर भक्ति वाली कला, वो चलती रही। बिल्कुल, ये दिखाता है कि वो धारा कितनी मजबूत थी, प्रैक्टिकल संगीत और भक्ति की। तो अगर हम इन दोनों कड़ियों को जोड़कर देखें, 8वीं सदी का वो सैद्धांतिक वर्गीकरण रस पर आधारित, हाँ, नारद वाला। और फिर मध्यकाल जहां बाहरी असर भी आए, मुश्किलें भी थी, लेकिन व्यावहारिक संगीत चलता रहा और गीत गोविंद जैसी चीजें बनी। सही कहा, सिद्धांत अपनी जगह विकसित हो रहा था और व्यावहारिक संगीत अपनी राह बना रहा था, कभी कभी मुश्किलों के बावजूद। तो ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है कि ये जो संगीत के सिद्धांत हैं, जैसे रागों का वर्गीकरण और जो उसका व्यावहारिक प्रदर्शन है, हाँ, इन दोनों के बीच का जो रिश्ता है, वो अलग अलग समय की सांस्कृतिक सोच, माहौल, इन सब के बारे में क्या बताता है? बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है कि कैसे सिद्धांत और व्यवहार मतलब शास्त्र और प्रयोग एक दूसरे पर असर डालते हैं, बदलते हैं। शायद यही संगीत के इतिहास की कुंजी हो। इस पर सोचना चाहिए। जरूर।